अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। मेट्रो लाइट में आपको खुशामदीद करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेट्रो लाइट में आपको एक बार फिर खुशामदीद। और मैं हूं फरहा औरंगजेब। जैसे कि रोज़ाना सुबह हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं बहुत नए टॉपिक्स के साथ, नई स्टोरीज के साथ। और मुख्तार, आपने एक बात नोट की है जी, आजकल हम जो भी इंटरनेशनल डेज के हवाले से बात कर रहे हैं सब खाने पीने के हैं। ऐसा इत्तेफाक है ना? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो रात भर जो खापा आपने किया है ना, जिसकी वजह से आज सुबह सुबह आते हुए आप कह रही थी कि तबीयत सही नहीं है। अच्छा, तबीयत के हवाले से बताऊं, पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान में पूरे किसी की भी पाकिस्तान तबीयत सही नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये एक सिलसिला है। और अब खाने पीने की एक बात आ रही शादियों का है भी मौसम है ना, तो अब जी। रात भर रात को अगर आपने कोई इवेंट अटेंड करना फिर सुबह ऑफिस आना है तो फिर ऐसी हालत हो जाती क्या है। बात है। अच्छा जी, एनर्जी जो है ना वो लूज सी है, लेकिन वो हाँ आप ये जी, वाला केक खाएंगी ना हाँ, तो आपकी एनर्जी सारी अच्छी हो जाएगी। इसके इंशाल्लाह। बारे में जरूर बताएंगे जी। आज के दिन के हवाले से शुरुआत कर रहे हैं। मंडे का दिन है और जैसे कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो दिन है ना मंडे का, ये वाला दिन थोड़ा सा अच्छा यूं भी है कि अब हमें इस साल में एक और मंडे मिल जाएगा और उसके बाद हमारे जो रेजोल्यूशन डेज होते हैं ना वो थर्सडे से स्टार्ट होंगे। स्टार्ट हो तो जाएंगे। एक तो ये चीज है कि अभी जो जिस तरह खांसी का मौसम है और बुखार का मौसम है, तो ये सारी चीजें सबके साथ होती चल हैं, रही हैं। बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। ऐसे में हम अपने तमाम नाजरीन को ये पूछना भी चाहेंगे उनसे कि उनका रेजोल्यूशन इस साल का क्या है। हर साल का होता है। आपने कुछ रेजोल्यूशन सोचा हुआ है? हर क्या है? साल करती जरूर है लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाती हूँ। तो इस बार मेरा जो है ना वो जिम वाला है। देखते हैं वो कितना मेरा भी पूरा यही होता है, है। मेरा ऐसे यही ही है कि हाँ, जंक फूड और ये चीजें थोड़ा सा कम कर दूं, थोड़ा फिटनेस और थोड़ा हेल्थ पे लेकिन ना अपना रोजाना हम मफिन ध्यान और दूं। केक पे बात कर रही होती है, तो हाँ। कहां से कमी होगी। अच्छा जी, आगाज करें 22 दिसंबर के हवाले से। बताएंगे आपको कि 22 दिसंबर का दिन क्या है। कुछ डेट शेट वाली बातें क्या चल बिल्कुल रही ऐसा है ही है। यार? आज क्या हम है 22 दिसंबर का जो दिन है ना वो हम मना रहे हैं नेशनल नट ब्रेड डे। नेशनल नट ब्रेड डे का मतलब है कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं या जो नट्स होते हैं ना उनसे तैयार करदा ये कुछ ब्रेड्स होती हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। थोड़ा सा बताते चलते हैं इनके बारे में। यौम नेशनल डे सॉरी नट ब्रेड डे जो है मनाने के लिए एक मजेदार स्प्रेड तैयार करना तो जरूरी है, लेकिन ये सवाल ये है कि मक्खन इस्तेमाल किया जाए या क्रीम चीज। जी, मक्खन तो सबको लगाना आता है। ऐसा ही है। लेकिन अगर आपके क्रीम घर चीज मक्खन थोड़ा नहीं सा है हैवी हो तो जाएगा अच्छा, ना। मक्खन नहीं है ना तो ऐसे लोगों को थोड़ा तलाश कर लें जो ज्यादा मक्खन लगाने की हाँ, सही कोशिश बात करते है। हैं। अच्छा जी, अच्छा चीज जी। भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, Exactly. मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते अच्छा हैं। देखें, अच्छा, इसमें डेट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। पहले मैं समझा ये डेट कुछ और है, लेकिन बाद में पता चला ये तो खजूर वाली खजूर डेट है। वाली डेट हाँ है जी, ना, बिल्कुल आप ऐसे। कुछ और मतलब डेट बहुत समझ ज्यादा गए। बहुत ताकतवर वाली है इसका मतलब ये तो। नहीं, मुख्तार ने समझा कोई और डेट है। जी, मैं वही सोच रहा था। मैंने कहा ये डेट DATE वाली डेट है, क्या डेट डेट नहीं है? नहीं, ये खजूर वाली डेट है जो कि आप नट ब्रेड में जो है वो इस तरह की खजूरें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक बिल्कुल है, ऐसा ही है। जैसे हम ब्रेड हम एक किस्म का केक खाते हैं जिसमें हम खजूर का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको पता है, आप तो जिम जाते हैं ना, जी, तो जिम वालों के लिए तो ये जो डेट स्मूदीज होती हैं वो कितनी जरूरी होती बहुत हैं। ज्यादा जरूरी है। एनर्जी लेवल जो है ना आपका बूस्ट करने हाँ के लिए जी। काफी ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, इस हवाले से बताया जा रहा है कि इस डे को मनाने का जो मकसद है वो जाहिर सेहत के हवाले से तो है, लेकिन ये दिन मनाया गया था, कंपटीशन रखा गया था जहां पे एक शख्स ने 8 मिनट में केक जो है वो खा लिया था। तो जिसके बाद ये दिन जो है उससे मनसब कर दिया गया। अच्छा, दूसरी जानिब एक और मेरे ख्याल से हम डे मना रहे हैं जिसे हम कहते हैं, खास करके जो डे है उस डे का नाम है शॉर्ट मैन डे, हम उसे बोलें या शॉर्ट पर्सन डे करें, नेशनल डे मनाया जा रहा है। अच्छा, छोटे लोगों का बड़ा किरदार होता है। बड़े तो बड़े होते हैं लेकिन छोटे भी बड़े जो है ना वो कहते हैं कि बड़े जबरदस्त से होते हैं, क्योंकि उनकी जो आदात और उनके साथ साथ बताया जा रहा होता है कि जिस तरीके से आपने देखा है कि मॉडल्स, या अगर हम देखें कि किसी भी अभी भी हमने देखा कि गुज़िश्ता जो हफ्ता पूरा मनाया गया उसमें हमने देखा कि जी अच्छा, बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो रैंप वॉक दिखाई गई। बहुत सारी हमारी अदाकार है उसमें, हसीनाएं जो है अच्छा, वो अब ये देखिए, मौज करती हुई दिखाई दी गई। हम इतना माशाल्लाह से आगे निकल आए पूरी दुनिया की। अगर हम बात करें 2025 खत्म होने वाला है, 26 लगने वाला है, तो अब जो ये शॉर्ट एंड टॉल एंड ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो अब वो तासुब था ना लोगों में, या जो एक लोगों में था कि गोरा होना ज्यादा अच्छा होता है और इस तरह, तो ये चीजें अब खत्म हो गई हैं। अब तो सिर्फ फॉलोवर्स जिसके ज्यादा हैं बस वो स्टेज पे नजर वो आएगा स्टेज पे आपको। ये नजर वाला आएगा। जो डिजिटल दौर ने काफी ज्यादा ऐसा चेंजेस ही कर है, दिए। तो वो छोटा शॉर्ट हो डे, लंबा हो, बड़े अब डे उससे की कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ, आपका इससे हाइट फर्क क्या नहीं है। पड़ रहा। लेकिन फिर भी ये दिन मनाने का मकसद ये है। अच्छा, अब ये देखा गया है कि जो छोटे लोग होते हैं वो ज्यादा कामयाब होते हैं। और ये भी देखा गया है कि जिनकी हाइट 5'2" से लेके, उन्होंने बताया है, जो कि 5'2" से कम जिनकी हाइट होती है ना, तो वो, और 5'8" तक की जो हाइट है, इसके बताया जा रहा था कि इनको स्मॉल या शॉर्ट हाइटेड लोगों को कंसीडर किया जा रहा होता है। और ऐसे में एक और चीज बड़ी अच्छी है कि ये लोग बड़े अक्लमंद होते हैं, ज़हीन भी बहुत होते तो हैं। मतलब फिर मेरी भी 5'8", 5'7" इस तरह कुछ है, तो मैं भी ज़हीन आप हूँ। ज़हीन है, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो ये भाई, ये तो रिसर्च बता रही है, हम क्या बता रहे हैं, ये तो रिसर्च अच्छा, ये बता देखिए रही ना, है। इस तरह ये भी हम यहाँ के अगर बात करें कि ये बात भी काबिले गौर है कि किसी शख्स का कद लंबा या छोटा समझा जाना जुजवी तौर पर इस बात
पर मुनज़र होता है कि वो कहाँ रहता है। मिसाल के तौर पर कुछ ममालिक, जी हाँ, कुछ ममालिक में यानी कि जैसे कि नेदरलैंड्स हो गया, जहाँ औसत मर्द का कद तकरीबन 6 फीट होता है। तो ये भी जो है ना, हम कद की बात करें ना, तो ये मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ या मुख्तलिफ मुल्क या मुख्तलिफ जो जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आपने देखे फॉरेनर्स जो होते हैं वो कितने लंबे होते हैं, और उनकी अगर हम एज की बात करें, अगर पता चले कि भाई ये बच्चा 12 साल का है या 13 साल का है, तो लेकिन उसकी एज के हिसाब से जो है ना उसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि सर्द ममालिक में जो लोग रहते हैं ना, उनकी हाइट काफी ज्यादा लंबी होती है। अब चाइना की बात करें, चाइना में सारे छोटे छोटे से आपको नजर आते हैं। अच्छा, वो सिर्फ छोटे छोटे नहीं है, बल्कि उनकी सेहत भी बड़ी भाई वो जबरदस्त तरीके से होती है। हाइट में तो छोटे हैं लेकिन बिल्कुल स्लिम होते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा सिलसिला है। तो ये शॉर्ट डे भी मनाया जा रहा है। जैसे हम उस दिन बात करते हैं ना, आप कहते हैं चाइनीज चावल बहुत ज्यादा खाते हैं लेकिन फिर भी स्लिम रहते हैं। हम चावल खा लेते हैं तो फिर हम 2 किलो हम जो ना पुट ऑन कर लेते हैं। चमचों से खाते हैं और वो जो है वो स्पून से या वो चॉपस्टिक्स से खाते हैं, लेकिन फिर भी देखें कितने स्लिम रहते हैं वो। बिल्कुल ऐसा ही। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टोरी की जाने बढ़ेंगे, और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। एआई का दौर है, जैसे अभी हमने बताया कि जी जिसके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं, तो हम अब देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो है उनको फोकस कर रहे होते हैं। इसी में एआई में जो हम देख रहे हैं कि फौजी तैयार, मतलब फौजी तैयार, रेडीमेड फौजी, ऐसा ही बहुत जबरदस्त चीज है जो कि मैं आप लोगों को बताऊं। फौजी तैयार किया गया जो कि अपने मोर्चों को, एआई दुनिया का पहला दिफा और दुश्मन के मोर्चे तबाह करने की सलाहियत रखता है। दिसंबर 2025 में मसनूई जहानत अस्करिती इनकलाब ने कंपनी ने दुश्मन के 10 मोर्चे तबाह करने वाला एआई फौजी तैयार कर लिया है, जो कि मसनूई जहानत तेजी से तरक्की करते हुए दुनिया को हैरान कर रही है। कई इंसानी शोबों में दाखिल होने के बाद अब वो अस्करियत के मैदान में भी उतरने को तैयार है। क्या बात है। जहां एआई इतनी तरक्की कर रहा है, तो मतलब अब जो आगे जंग होंगी वो एआई की मदद से होंगी। तो फिर तो अगर हमने कुछ सोचा हुआ होगा कि हम अपने दुश्मन के साथ मुकाबला करने के लिए कोई भी चीज सोच लें, तो इसका मतलब उससे पहले उसको सब पता होगा। तो ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा इससे। और वो बहुत, जैसे इंसान और उसकी जो रफ्तार में ना, वो भी बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा आपको। पावर और रफ्तार, या हम टाइम कह लें जैसे कि, तो उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। जैसे अगर हमें एक काम करने में 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट, वही एआई को वही काम करने में सेकंड्स लगते हैं। अच्छा, लेकिन बात तो यह है कि उसको ऑपरेट करने के लिए भी तो एक शख्स चाहिए। ये तो बात है। तो ये तो है कि मैन पावर तो इस्तेमाल होगी और मैन पावर के साथ साथ वो जहानत ज्यादा इस्तेमाल होगी कि वो कितने तेजी से इनकाउंटर कर रहा है किसी भी चीज को। ये हैरानकुन कारनामा अंजाम देने वाली अमेरिकी टैक कंपनी फाउंडेशन है, जिसने दुनिया का पहला एआई फौजी फैंटम MK1 इजाद कर लिया है। जबकि इंसान नुमा इस रोबोटिक फौजी की खालिफ कंपनी ने दावा किया है कि ये एआई फौजी अस्करी तनसीबात की तामीर, अपने मोर्चों के दिफा और दुश्मन के मोर्चे तबाह करने में फौज की मदद कर सकता है। तो ये बड़ा एक अच्छा सिलसिला है। इस तरह होना भी चाहिए कि जहां हम तमाम लोग, पूरा पाकिस्तान जिस तरीके से हम अपने फौजियों के साथ हैं, इसी तरीके से पूरी दुनिया में जो कौमें होती हैं वो अपनी फौज, अपनी जो अस्करी के लोग होते हैं उनके साथ होती है। तो इससे हमें बहुत ज्यादा हद तक ना मदद भी मिल सकती है। हम अपनी सरहदों को महफूज बना सकते हैं। हम अपने आने वाले फ्यूचर में जो हथियार होते हैं, जिनको हम दिफाई हथियार कहते हैं, उनमें भी जो है ना हम जदीद चीजें ला सकते हैं, यानी मुतारिफ करा सकते हैं। एआई हमारी इस मामले में बहुत हद तक मदद कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एआई जो है वो इंसान के लिए खतरा भी है। अच्छा, लेकिन दूसरी जानिब एक और चीज है। हमने लास्ट टाइम एक बड़ा जबरदस्त सा एक वो देखा था जिसमें एआई के हवाले से बताया जा रहा था कि अब हमने रोबोटिक सर्जरीज की बात की थी लास्ट टाइम, जिसमें हम ये बता रहे थे कि रोबोटिक सर्जरीज भी जो है, मेडिकल फील्ड की बात करें तो मेडिकल फील्ड में भी अब रोबोट्स आ गए हैं। मेडिकल फील्ड में भी एआई ने बड़ी तरक्की कर ली है। वहीं एआई मेडिकल डिवाइसेस की नुमाइश का सिलसिला भी जारी रहा है। वहीं हम देख रहे हैं कि इवेंट में 300 आलमी कंपनियों ने शिरकत की। चीन में जदीद तिब्बी टेक्नोलॉजी का यह मेला सजा है। तो ये बड़ी जबरदस्त सी खबर है, जहां हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में लोग जो है वो एआई के पीछे लगे हुए हैं, कोर्सेज कर रहे हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि जी इस तरह के जो मामला सामने आ रहे हैं जिसमें मेडिकल की फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा हमें तरक्की नजर आ रही है। रिपोर्टिक सर्जरीज हो गई, या हम देखें कि वो जो मेटर्निटी जो हम देखते थे कि मामला सामने आते थे, तकलीफ होती थी या डायग्नोस करने के लिए प्रॉब्लम आता था, तो अब इस तरह की डिवाइसेस जो है वो खास करके आसानी पैदा कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ चीन में सबसे जबरदस्त मेला लगा है, और ये मेला मतलब चीन में भी हमने जो एक वाकया आपने सुना था, चीनी लड़की ने जो एआई चैट जीपीटी से शादी कर ली थी, देखा आपने? नहीं, ये वाली मर्द हज़रात की जगह भी जो एआई ने लेनी शुरू कर दी। तो मुख्तार थोड़ा सा जो ना आप होश कर लें, अभी भी वक्त है। सही बात है, ऐसा ना हो कि तरक्की के दौर में हमसे पीछे रह जाए, आप पीछे बहुत सारे लोग आगे निकल आए। तो ये सारा सिलसिला है हमारी जो आज की स्टोरीज है उसमें डिजिटल, और हम देख रहे हैं कि एआई दौर के बारे में काफी कुछ समझ में भी आ रहा है। और हमारे प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ना, वो अक्सर बेशतर ये भी कह रहे होते हैं कि भाई वक्त पूरा होने वाला है, ब्रेक पे चले जाएं। तो क्या कुछ ऐसे भी मामला है, हमें ब्रेक पे जाना चाहिए?
अच्छा जी, चले भाई ब्रेक पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन स्टोरी की जानिब जरूर पढ़ेंगे। हाँ अब आगे जो स्टोरीज हैं जहां हम देख रहे हैं कि इतनी तरक्की हो रही है सारी चीजों में, लेकिन वहीं सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हमें नजर आ रही है वो एआई के हवाले से नजर आ रही है कि लोगों को अब खतरात लाहक हो गए। बहुत और ज्यादा हो गए। देखें, जहां हम एआई हमारी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है ना, वहीं हमें कहीं ना कहीं उसने खतरे में भी डाल दिया। जैसे कि कुछ अरसा पहले हमने सुना था कि एआई की जो चीजें हैं, मतलब आप किसी भी इंसान की तस्वीर उठा लें या किसी भी इंसान की वीडियो उठा लें और उसमें आप कोई भी हरकत या कुछ भी ऐसा करके आप जो है वो अपलोड कर दें, तो जिस बंदे को पता भी नहीं है, जैसे अभी कुछ रोज पहले एक वाकया हुआ जिसमें मेरी एक फ्रेंड की पिक्चर लेके उनकी जो है AI वो बनाई फेक, गई हाँ है। जी, एआई बना के वो उन्होंने अपलोड कर दी। जब वो Fake facials, हमारे जी। सामने से वो गुजरी तो वो हम बहुत शॉक हो गए कि ये क्या चीज है। सही है। नहीं, अब इसमें यही ना कि नुकसान भी बहुत ज्यादा है नुकसान एआई भी से। है। जहां बहुत फायदे हो रहे हैं वहां पे नुकसान ये है कि लेकिन उससे बचने के लिए भी जरूरी है कि हम सबको मिलके एक दूसरे के ऊपर यकीन भी करना होगा और हम सबको एक साथ चलना भी होगा। तो ये मामला ऐसे हैं कि जिसमें हम देख रहे हैं कि एआई दौर जहां हमें बहुत सारे फायदे, हमारे वक्त को बचा रहा है, वहीं नुकसानात ये हैं एआई के कि इससे दूसरी चीजें काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। अगर आपका कोई दुश्मन है तो वो भी इससे फायदा उठा सकता है। आपकी कोई भी फेक आईडी नुकसान आपको पहुंचा सकता है। और अच्छा, भी बहुत एक और सारी चीज, एक हमारी कजन है, उसके साथ भी वाकया हुआ कि वो कुछ दिमाग में सोच रही थी। तो अब आपने देखा कि मोबाइल के अंदर एआई के इतना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग फीचर है कि आप कुछ सोच रहे होते हैं। अगर हम आज एआई की बात करें तो अगर अपना सेलफोन उठाएंगे तो सेलफोन में एआई या उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये भी है कि एक जहानत तो है, लेकिन एक वो कहते हैं ना वो वाली जहानत जिसमें आपको कुछ पता ही नहीं है, मतलब आपको सब पता है और आपने किसी से शेयर नहीं किया, वो चीज हो जाए, तो ये बड़ी एक खतरनाक अलर्ट है समझने सबके लिए। तो इसमें भी जो है ना काम करने की ज्यादा जरूरत होगी। बताया भी ये जाता है अगर आप अपना फोन यूज करें या रात को अगर आप सोने के लिए लेट गए तो आप अपना फोन का जो वाईफाई है ना वो बंद कर दिया करें। उससे ये होता है जी, क्योंकि देखिए आप जो भी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती है ना वो सारी चीजें कैचअप हो रही होती है। अगर हम जैसे अभी अब बात कर रहे हैं और अगर हमारे फोन हमारे नजदीक रखें, अगर हम किसी भी बारे में बात करें तो आप जैसे ही सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म खोलेंगे वो चीज वहां आ जाएगी। अगर हम रात को सोने के वक्त काफी लोगों की आदत होती है कि स्क्रॉलिंग करते हैं ना, स्क्रॉलिंग करते करते फोन वही रख के सो जाते हैं, तो फोन अपना जो ना सोते वक्त कहते हैं कि अपने से दूर रखना चाहिए। तो आप अपने से दूर रख के सोते हैं फोन? बिल्कुल ऐसा ही है, दूर भी रखना चाहिए और इसके साथ साथ भाई जो सिग्नल जो होते हैं ना वो भी अटैच होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम ब्रेक पे चले जाएंगे क्योंकि हमारी फर्स्ट ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, तो यहाँ पे हम जाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के जाने। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम मेट्रो लाइट में बातचीत जारी है। हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमारे पास होते हैं और अभी भी जो टॉपिक है ना मुख्तार, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो नहीं है, बड़ा गमगीन टॉपिक है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि जहां एआई ने तमाम चीजों में अपनी जगह बना ली है, वहीं पे ना मुलाजमतों के मौके कम हो गए। अच्छा, ये भी एक ड्रॉबैक हम देख रहे हैं सामने आ रहा है। मुलाजमीन की तादाद कम हो रही है। इसी तरीके से हमने चाइना में भी देखा कि एक पूरा डिपार्टमेंट खाली कर दिया गया और उन्होंने कहा कि हमें आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि एआई आ गया। इसी तरह पाकिस्तान में भी देख रहे हैं कि मुलाजमतें, रोजगार के मौके वैसे ही कम है और इस तरह के रोजगार के मौके जब कम हो रहे हैं तो इसका नुकसान क्या हो रहा है? महंगाई हम देख रहे हैं उरूज पर है। आईएमएफ के कर्जों के बाद हम देखते हैं कि जी अगर बात करें तो उसमें भी हमें रोजाना की बुनियाद पे कभी सब्जियां महंगी मिल रही हैं, कभी पेट्रोल के प्राइसेस हाइक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक आम आदमी का गुजर बसर मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अफसोसनाक खबर है और यहाँ बता रहे हैं कि कराची की अदम अदायगी के किराए की अदम अदायगी के मामले पर 3 बच्चों के कत्ल के बाद बाप की मौत का वाकया सामने आया। सोशल मीडिया पे ये वीडियो बहुत वायरल हुई और इस वक्त स्क्रीन पर भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पर ये एक बाप है जो कि बहुत गमजदा है और इसने जहर पी लिया। पहले अपने तीनों बच्चों को कत्ल किया, उसके बाद खुद जहर पी लिया। गुलशन इकबाल से भी खबर सामने आई थी जिसमें हमने देखा था कि जी कराची में 3 खवातीन जो है वो एक घर से मुर्दा हालत में पाई गई थी। मुतादिद बार इस तरह के मामला सामने आए थे। हुमैरा असगर केस भी देखा था, उसमें भी कुछ किराए के मामला सामने आ रहे थे। बाद में पता चला था कि जी काफी अरसे से उनको सैलरीज नहीं मिल रही थी या कुछ पेड नहीं था या उनके अकाउंट्स में इतने पैसे नहीं थे। तो खैर ये तमाम गैर मुसद्दिका मालूमात
मामलात हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसा वाकया आपने शायद सुना पॉट ग्रैंड पे, जो एक शख्स ने अपनी बीवी और बच्चे को फेंक दिया था, लेकिन शुक्र है कि उनको फिर रेस्क्यू कर लिया गया और बचा लिया गया था। उनका भी यही मसला था कि वो बेरोजगार थे। बिल्कुल, अब ये बेरोजगारी के जो मामला सामने आ रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि मायूस बाप ने एक आखिरी पैगाम, जिसमें उसने सिसकियों से रोते हुए एक बड़ा एक गमजदा पैगाम दिया। और ये पैगाम हमें ऐसा लगता नहीं कि हम वो उसने एक रिकॉर्ड इसलिए किया कि उसने जो मामलात किए या उसने जो किया, जो गलत किया उसने बहुत गलत किया, लेकिन अब मसला यह है कि हम ये देखते हैं कि इज्जत के नाम पे ना लोग एक दूसरे से इल्तिजा भी नहीं कर सकते, मदद भी नहीं मांग सकते। ऐसे में हुकूमती इदारों को चाहिए कि इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दें और खास करके रोजगार के ज्यादा से ज्यादा पॉलिसीज बनाई जाए, जहां अगर कोई रोजगार जिसके पास नहीं है या वो अगर बेरोजगार है, तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि उनकी कुछ ना कुछ माली इमदाद जो है वो की जाए, ताकि अगर किसी कोई अगर बच्चे हैं किसी के, तो वो उनका गुजर सफर कुछ हद तक मुमकिन हो सके। बजाय इसके माली इमदाद के लिए पैकेजेस तो बनाए जाते हैं, लेकिन वो पैकेजेस कहां जाते हैं, मुस्तहिकों तक पहुंच नहीं पाते ना। तो ये बात है कि कोई इतनी ऐसी माली इमदाद उनकी होनी चाहिए कि जिनके अगर बच्चे हैं तो उनका कुछ हद तक जो है वो मुमकिन हो सके उनका गुजारा करना। जो बाहर मुल्कों में हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमारे यहाँ भी टैक्स ज्यादा लिए जा रहे हैं, तो वहाँ टैक्स का बेनिफिट ये होता है कि बच्चों की पढ़ाई और बच्चों के लिए जो खाना होता है वो फ्री होता है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर घर में आपके कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट बच्चों की पढ़ाई जो है वो जीरो होनी चाहिए। देखा ऐसे भी होता है मुख्तार के जिनका मेडिकल फ्री होता है, बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री होती है, या इसके अलावा उनका कुछ महीने का जो है वो वजीफा एक बांध दिया जाता है कि जब तक आपके पास जॉब नहीं है तो आप घर बैठे ये वजीफा ले सकते हैं, ताकि आपका कुछ हद तक गुजर सफर हो सके। अच्छा, एक और चीज पता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद ब्लेमिंग करें, हमारे मुल्क में भी मैट्रिक तक के जो तालीम है वो फ्री है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो गवर्नमेंट स्कूल बनाए गए हैं, क्या वहां पे तालीम का मयार वो है? क्या वहां पे अगर कोई बच्चा आना चाहे पढ़ने के लिए तो क्या वो पढ़ने आ सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। तो जो फंड्स मिलते हैं तालीम के लिए, जो फंड्स मिलते हैं, हम देखते हैं कि जी तालीमी इदारों पे काम करने के लिए वो तमाम चीजें खर्च कर दी जाती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह की सूरत हाल आती है जहां पे हम देखते हैं कि वालिदैन जो है वो बेबस नजर आते हैं, अपने बच्चों को सही से पाल नहीं सकते। और दूसरा एक और नुकसान आपको पता है क्या है? हमें ये नजर आ रहा है कि सोशल मीडिया इतनी हद तक हमारी जिंदगियों पे असर करने लगा है। आप टिकटॉक्स उठा लें, आप इंस्टाग्राम उठा लें, तो लोग अपने आप को फेम करते हुए या अमीर दिखा रहे होते हैं, जिसकी वजह से देखते हैं कि लैकिंग आई है लोगों में कि बच्चे इस वक्त अगर देखें तो कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा मुझे, लास्ट टाइम भी हम एक बात कर रहे थे तो मैंने यही डिस्कस किया था कि पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, या ये प्रोफेशंस में लोग नहीं जा रहे। बच्चा कहता है मुझे यूट्यूबर बनना है, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात डाल दी गई कि आपको डॉलर्स मिलेंगे। तो इतना आसान नहीं है, और कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उस प्रोटोकॉल्स को फोकस करना। उससे पहले इंसान तो अच्छा बने इंसान, फिर उसके बाद जो है वो सारी चीजें करता हुआ अच्छा लगेगा। अच्छा, तो इस तरह की ऐसी होती है सोसाइटी में, जो हमें आसपास अगर इस तरह के लोग हैं या हमारे इर्द गिर्द में इस तरह जिनको हमारी जरूरत है, तो हम कोशिश करें कि इस तरह ऐसे वक्त में हम उनके साथ थोड़ा खड़ा हो जाएं, और ताकि वो अपने उस हालात से या उन चीजों से थोड़ा निकलने में उनको मदद मिल सके। और वो लोग जो कि मैं कहता हूँ कि एक अच्छे तबके से ताल्लुक रखते हैं, उनको चाहिए कि अपने आसपास अगर नजर रख भी रहे हैं और उनको लगता है कि उनके जो बराबर में नेबर्स हैं उनमें झिझक है, तो वो खुद जाकर उनसे कुछ मांग लें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपके पड़ोसी को कोई जरूरत है तो वो भी आपके लिए आसानी से आपसे बिला झिझक मांग सके। अब आगे बढ़ेंगे, दूसरी जानब देखेंगे कि गुज़िश्ता रोज की अगर बात करें और आज भी देखें तो सुबह सुबह हम देख रहे हैं कि धुंध का समय हर जगह। कराची में जो है वो इस वक्त मौसम बहुत ही अजीब एक है, ठंड हो जाती है सुबह में और कुछ टाइम गुजरता है तो फिर गर्मी होने लग जाती है। कराची में जो धुंध का राज है, हद निगाह बेहतर होने के बाद फिजाई ऑपरेशन जो है वो बहाल हो गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के वक्त धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से कई बैनुल-अक़वामी परवाजों को दूसरे एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल कर दिया गया। कराची में सुबह के वक्त सरजानी टाउन, सुपर हाईवे, सोहराबकोट, गुलिस्तान जौहर, आया चंडीगढ़ रोड, क्लिफ्टन डिफेंस के अतराफ में धुंध का राज रहा। इसके अलावा M9 मोटरवे पर हद निगाह 0 रही और मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में रहे। बिल्कुल इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जी दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने शहर के दर्जे हरारत के हवाले से बताया है कि शहर का कम से कम दर्जे हरारत जो है वो 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत बताया जा रहा है कि 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ऐसे में सुबह सवेरे जो लोग निकल के जा रहे होते हैं उनके लिए बड़ी परेशानी हो रही है। फोग की वजह से आप देखें कि सुबह सुबह गाड़ियों पे भी जो ना आपको देखें कि जी वो बरसात, वो शबनम जिसे हम कहते हैं, वो आपको नजर
नजर आएगी। इसी तरीके से जो सुबह सुबह लोग जा रहे हैं उनको परेशानी हो रही है क्योंकि सामने आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इसकी वजह से हमने देखा था कि गुज़िश्ता 2 या 3 रोज पहले M9, M8, M7, M6 जो है यहाँ पे भी हमने देखा था कि इतना धुंध था जिसकी वजह से वो मोटरवेज बंद कर दी गई थी और एक्सीडेंट भी हमने देखा तो बहुत शदीद मुतासिर है धुंध से इस वक्त, और वहाँ पे भी हद निगाह कम होने के बाइस जो है वो मोटरवेज बंद कर दिए गए हैं। तो और ख़ास तौर पे जो SOPs बताई गई हैं कि उनकी तरफ से कि आपने एहतियात करनी है या कोशिश करें कि बिला ज़रूरत घर से ना निकलें, कोशिश करें घर में रहें ताकि फोग लाइट का इस्तेमाल भी जरूर करें। अगर रात में आप निकल रहे हैं, अक्सर हम देख रहे हैं कि लोगों का बड़ा प्लान होता है कि हम जो है ना वो भावलपुर कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ मुल्तान जा रहे हैं, कुछ जो है वो लाहौर का रुख कर रहे हैं और वो कह रहे हैं बाय एयर नहीं बल्कि बाय ट्रैवल करेंगे बाय रोड। अब बाय रोड अगर आप जा रहे हैं तो आपने फॉग लाइट जरूर रखनी है। आप इसके अलावा अपने साथ कुछ वेपर्स, वो जो वाइपर्स होते हैं ना वो जरूर रखें, एक्स्ट्रा वाइपर रखें क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जी वाइपर काम करना छोड़ देते हैं, मशीन थोड़ी सी ठंड की वजह से खराब हो जाती है लोगों की। चाइना की मशीन अक्सर बेशक लोग लगा देते हैं, तो इसमें एहतियात करना ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हमारे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि M7 शदीद धुंध के बाइस बंद है और लोगों को शदीद मुश्किलात का इस वक्त वो शिकार हैं सफर करने में। और कोशिश ये करें कि आप लोग जो है वो अगर घर से निकल रहे हैं, कहीं दूर का सफर आप कर रहे हैं, तो फिलहाल कुछ दिनों के लिए उस सफर को आप पोस्टपोन कर दें कि जब तक हाईवेज और मोटरवेज जो है वो अपनी जो है वो क्या कहते हैं रोज की रूटीन पर वापस आ जाए, तब तक आप थोड़ा सा सब्र कर लें क्योंकि हादसे बड़ी गाड़ियां जो है हैवी ट्रैफिक जो है वो उस फॉग की वजह से जाहिर है वो शहरों तक नहीं पहुंच पाती है ना। अब उसमें जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां ना उनका अगर देखें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ी वाली हैं उनका तो फायदा ये है कि चलो उनके पास फॉग लाइट भी होती है, बड़ी लाइट्स लगी होती हैं तो रोड उनको नजर आता है। लेकिन ऐसी में जो छोटी गाड़ियों वाले हैं या वो लोग जो कि रिक्शा या इस तरह की चीजों पे जो है वो जा रहे हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है उनकी वजह से। आपको पता है हादसे कितने बढ़ जाते हैं और हादसों से फिर जानी नुकसान होता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपनी जो है वो SOPs को आप लोग अख्तियार करें और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि घर से कम निकलें ऐसे मौसम में। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एक और मामला सामने आ रहा है, एक और स्टोरी सामने आई है जहां पे हम देखते हैं कि साजिशें की जा रही होती हैं हमारे मुल्क को बदनाम करने के लिए। बहुत कुछ ऐसा उगला जा रहा होता है या दूसरे मुल्कों में बैठ के प्लान किए जाते हैं कि पाकिस्तान के नाम को बुरा दिखाया जाए। ऐसे में हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश की नौजवान नस्ल भारत से नाला है। पाकिस्तान और चीन का असर बढ़ चुका है। भारत ने ये एतराफ कर लिया, वो कह रहे हैं कि जी चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब एक ही मुल्क दिखाई दे रहे हैं या एक ही तरह के सारी चीजों में जो है वो तरक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब हम देख रहे हैं कि एशिया का जो ये मुल्क है वो अधूरा रहेगा। जब आप बुरे काम करेंगे, आप लोगों के लिए नुकसान सोचेंगे तो फिर आप अकेले पूरी जिंदगी हो जाएंगे। ऐसा होता है ना कि हम किसी के लिए गलत सोचें, अकेले रहेंगे। बिल्कुल। अब इसमें बताया जा रहा है कि भारतीय वजारत खारजा ने इस बात का एतराफ किया कि बांग्लादेश की नौजवान नस्ल भारत को शक की निगाह से देखती है क्योंकि सारी पाकिस्तान 1971 वाले मामला तक अगर हम देखें, अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं, अगर हम इस वाक्य को भी देखें जहां बहुत भरपूर तरीके से ये चीज सामने आई थी 14 दिसंबर की अगर मैं बात करूं, 2014 की अगर मैं बात करूं, उस दौरान 2014 और इससे पहले अगर मैं बात करूं, खास करके जो 71 साल मुकम्मल होने के बाद जो 71वीं जंग हमने देखी और उस जंग में हमने देखा कि हमारा जो लख्त है वो 2 लख्त हो गया और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ भारत और भारत के साथ साथ उसके खुफिया मंसूबे थे। अब जो नीस्तो नाबूद उनकी सारी प्लानिंग्स हो रही हैं, ऐसे में वो सोच रहे थे कि बांग्लादेश के साथ शायद कुछ मामलात वो अपने बना लेंगे और उसके बाद पाकिस्तान के लिए कुछ सोचेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। बल्कि जब उन्होंने वहां पे कोशिश की कुछ बोलने की पाकिस्तान के खिलाफ, तो बांग्लादेश के लोग भी पाकिस्तान के हक में बोल उठे। चीन तो पाकिस्तान का वैसे ही दोस्त है, तो भाई ऐसे मामलात में तो ऐसा होगा। आप तो वैसे ही दूसरे मुल्कों में जाके साजिशें करते हैं, लेकिन आपकी साजिशें हमेशा से नाकाम हो जाती हैं। कोशिश करते हैं हमें नीचा दिखाने की, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी होती है कि वो खुद जो है वो मुंह के बल गिर जाते हैं। और माशाल्लाह नौजवान जो है ना, बांग्लादेश के नौजवानों की अगर मैं बात करूं, गरम खून जिसे हम कहें, तो वो हमेशा अपने हक के लिए आगे निकल के खड़े हो। जैसे अभी हमने देखा था कुछ टाइम पहले जब बगावत हुई थी, उसके बाद हसीना वाजिद जो है वो भारत भाग गई थी, लेकिन उसके अलावा भी हम देखें कि नौजवान जो है भारत के वो अपने हक के लिए आगे खड़े रहते हैं। और इस दफा उन्होंने पाकिस्तान के हक में बोलकर ये साबित कर दिया है कि हम दो जरूर हो गए, अलग जरूर हो गए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हमारे दिल में, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए वो जज्बा, वो मोहब्बत आज भी मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। और लास्ट टाइम भी हमने वही बताया था 1971 के हवाले से, तो वही बात है कि दो सिर्फ रियासतों के बीच में एक बाढ़ लगी हुई है जिसने हमें डिवाइड किया, लेकिन हमारे दिल, हमारे जज्बात और हमारी मोहब्बत एक सी है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं। अब भी हम अगर पाकिस्तान में देखें तो कितने लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश से पाकिस्तान आ रहे हैं। अब भी देख रहे हैं कि जी
दूसरी जानिब ये जो एक मामला हम देख रहे हैं ना, जहां पे हम देख रहे हैं, देखें अभी जैसे हमने देखा कि उनका जब फैसला सुना दिया साबिक वजीर आजम जो है शेख हसीना वाजिद, उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो और अच्छे होते जा रहे हैं, बॉन्डिंग जो है वो और मजबूत होती जा रही है। तो ये भी एक बहुत मजबूत एक बात है। अगर बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि नौजवानों की जो तहरीक शुरू वहां हुई, जिन्होंने सब कुछ सारा जो उनका सिस्टम था उसको खोल के रख दिया, जो उन्होंने बताया जिस तरीके से नौजवानों ने कि उनके मुल्क का जो सिस्टम चल रहा था उसके पीछे कितनी करप्शन थी, किस तरीके से हसीना वाजिद साहिबा जो थी वो किस तरीके से लोगों के लिए एक करप्शन का बाजार तो उनका खुला हुआ था, लेकिन सियासी रहनुमाओं के कत्ल में मुलविस पाई गई और उस पर फिर उनको सजा भी सुनाई गई है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर एहतसाब इस तरह के लोगों का होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से। और दूसरी जानिब हम कहते हैं कि नौजवान की जो तहरीक है, अगर देखा जाए हिस्ट्री में भी, तो बांग्लादेश से सबसे पहले नौजवानों की तहरीक जो है वो स्टार्ट हुई थी 1971 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और 1971 में जाहिर जो हमारे साथ बुरा हुआ, जो कानों में बुराइयां घोली गई या हम बोले कि दिल में बुराई डाली गई, बिल्कुल वो जो है वो अभी भी काबिल तरदीद, जिसकी मजम्मत जितनी की जाए उतनी कम है। और ऐसे में अब भी हम देख रहे हैं कि जी भारत का जो मुंह है वो हमेशा की तरह जो है ना वो देख रहा है हर जगह के, शायद उसे कहीं ना कहीं हर बार मुंह की खाता है लेकिन बाज नहीं आता है, हमेशा रसवाई और रसवाई मिलती है। अच्छा जी, दूसरी जानिब जो है वो एक और चीज जो सामने आ रही है वहां पे हम बताएंगे। बिल्कुल हम तुर्क के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जहां चाइना की बात करें, जहां हम भारत की बात करें, वहां तुर्क के हवाले से बात करना भी ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम दोबारा शुरू करेंगे। कहीं मत जाइएगा नाज़रीन, देखते रहिए प्रोग्राम जिसका नाम है हमारा जो प्रोग्राम है उसका नाम है मेट्रो लाइट। तो आप लोगों ने जरूर देखना है, क्योंकि इस मेट्रो लाइट के प्रोग्राम के अंदर हम छोटी मोटी बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन साथ में आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे से जुड़ रहे हैं, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। वेलकम बैक टू द शो। और जैसे कि प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे थे जी, क्या अब स्टोरी नहीं है जिस पे हम बात करना चाह रहे थे? स्टोरी कुछ इस तरह से है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में वफाक से 8,400 अरब रुपए से जायद मिले, जबकि वजारत खजाना ने दस्तावेज भी जारी कर दिए हैं। वजारत खजाना ने खैबर पख्तूनख्वा को जारी फंड्स के हवाले से दस्तावेज जारी कर दिए हैं। दस्तावेज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में वफाक से 8,400 अरब रुपए से जायद मिले। वजारत खजाना के मुताबिक 2010 से एनएफसी के तहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 5,867 अरब रुपए अदा किए गए। एनएफसी के तहत सूबों को हर 15 दिन में फंड्स मिलते हैं और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कोई बकाया जात नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम शहर कराची की बात करें तो शहर कराची में जब भी मंसूबों की बात आती है वहाँ फंड्स की सबसे ज्यादा बात आती है। अब केपीके की बात आ रही है जहाँ पे बताया जा रहा है कि अब किसी किस्म की कोई बकाया जात नहीं है, बल्कि तमाम फंड्स जो है वो रिलीज कर दिए गए। तो क्या ऐसा कराची के लिए भी होगा ताकि सारे फंड्स रिलीज हों? तो शहर कराची में खास करके जो तरक्याती मंसूबे हैं वो पाए तकमील पे पहुंच चुके हैं। अभी भी हम देख रहे हैं K4 का मंसूबा अधूरा नजर आता है। और जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा की बात बताई जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल की बात करें कि 15 साल में विफाक से 8,400 अरब रुपए मिले, तो ये बहुत बड़ी एक अमाउंट है। और इससे लेकिन खैबर पख्तूनख्वा अगर आप जाके देखें तो जिस तरह जितना इनको फंड दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा तरक्की होनी चाहिए थी जितनी हमें तरक्याती मंसूबे नजर नहीं आ रहे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये एक बहुत बड़ा फेल है। और इसमें जारी हुकूमत इन्वॉल्व होगी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हुकूमत का काम है अगर आपको फंड्स दिए जा रहे हैं तो किस तरीके से आपने उस फंड्स का इस्तेमाल करना है और किस तरीके से आपने फंड्स को अवाम की कहते हैं कि फलाह बहबूद के लिए जो है वो इस्तेमाल करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। वहीं वजारत खजाना के मुताबिक 2010 से एनएफसी के तहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 5,867 अरब रुपए अदा किए गए हैं। एनएफसी के तहत सूबों को हर 15 दिन में फंड्स मिलते हैं और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई बकाया जात भी नहीं है। क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले भी एक बयान सामने आ रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि जी खैबर पख्तूनख्वा में जो तरक्याती मंसूबों की बात आ रही थी तो वे कह रहे थे कि जी फंड्स हमें उस तरह नहीं मिलता। इससे पहले भी जो हमने देखा कि वजीर आला थे उनकी जानिब से भी बहुत सवालात किए जाते थे, वो भी यही कहते थे गंडापुर साहब के जी हमें फंड्स इस तरह
नहीं मिल रहे हैं, जब भी हम किस काम तरीके करने से की काम बात करें। आती है तो वो यही कहते हैं या तो फंड्स नहीं है या इख्तियारात नहीं है। इख्तियारात तो नहीं फिर अगर इस सारे मामले में अगर हम फंड्स और इख्तियारात की बात तो करते अब रहे ये तो पूरी कहानी तकलीफ जो सामने है आ वो गई। सारी बिल्कुल आवाम को उठानी पड़ती है। तो बराए मेहरबानी अपने, अगर आपको फंड्स टाइम पे मिल रहे हैं तो जो तरक्याती काम है वो भी टाइम पे मुकम्मल हो जाने चाहिए, ताकि बिल्कुल आवाम जो है वो मुश्किलात को मजीद मुंह ना दे सके। बिल्कुल। दूसरी जानिब हम बात करेंगे तुर्क के हवाले से, जिससे पहले भी मैं इस खबर को आप तक शेयर करना चाह रहा था, जिसमें बताया जा रहा था तुर्क के हवाले से कि जी सदर तुर्क ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती के बारे में बात करें। एक जगह हम देखते हैं कि चीन के साथ हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए जो है वो नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा होता है। ऐसे में जो स्टोरी है जिसमें बताया जा रहा है, खास करके जो पाकिस्तान के बारे में कहे जा रहे हैं कि हमारा सच्चा और खरा दोस्त है। ये चीज बहुत अच्छी है कि जी खरा दोस्त है, सच्चा दोस्त है, लेकिन कैसे सच्चा और खरा दोस्त है ये आप बताएंगे। बिल्कुल। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान हमारा सच्चा और खरा इत्तेहादी मुल्क है, पाक तुर्क दोस्ती ता क़यामत तक जारी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि बहरी प्लेटफॉर्म की खिदमत में शमूलियत से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि आज हम मुकम्मल कामयाब खैबर की हवालगी कर रहे हैं। पाकिस्तान बहरिया की PNS आजमाइशों के बाद ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 4 मिलेगियम जहाज़ों की तामीर का मुआहदा किया गया था, जिसमें से जो है वो मुकम्मल हो चुका है। क्या बात है भाई, ये बात बड़ी जबरदस्त है। और हम ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात हैं, तुर्क के साथ ताल्लुकात हैं, इस तरीके से यूरोपियन और भी कंट्रीज है जिसके साथ मिलकर पाकिस्तान भरपूर तरीके से कोशिश कर रहा है, अपनी सलाहियतों को मनवा रहा है। सिर्फ सलाहियतों नहीं बल्कि हम बहुत सारी अपनी ऐसी सर्विसेज हैं जो पूरी दुनिया में दे रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक और चीज जरूरी है कि जो पाकिस्तान, क्योंकि जाहिर सबकी मदद कर रहा है, तो पाकिस्तान के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो पाकिस्तान पे फख्र भी कर रहे हैं, और होना भी चाहिए इसी तरीके से। देखा है जब भी हम पे या तुर्क पे कभी कोई बुरा वक्त आता है तो दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, और कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए हमेशा एक दूसरे की बैक पे खड़े रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। और मेरा ख्याल है यही सबसे अच्छी चीज है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक और जो हमारे पास न्यूज आई है, जिस तरीके से इससे पहले भी हम रोजगार की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि खास करके कि जी रोजगार के साथ साथ लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें एक और चीज आपको पता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको हम कहते हैं लाखों करोड़ों में ये लोग कमा रहे हैं, तो वो जो लोग कमा भी रहे हैं ना, तो वो भी बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। वो परेशानी की बात क्या है, मैक्सिकोस की एक खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि तनख्वाह की अदम अदायगी पर पायलट ने एक एहतजाज किया है। और एहतजाज में क्या किया उन्होंने, वो खुद कॉकपिट में जाके बैठ गए, खुद को उन्होंने बंद कर लिया। 5 महीने से सैलरीज उनको नहीं दी जा रही थी। मुझे अच्छा पता नहीं क्यों हंसी आ रही है थोड़ी सी इस बात पे। वो इसलिए कि अगर आपने तैयारा नहीं उड़ाना था तो आप कॉकपिट में भी ना बैठते, आप बाहर जो है वो दरवाजे के पास खड़े हो गए एहतजाज। नहीं, उन्होंने कॉकपिट को लॉक कर लिया ताकि अंदर से लॉक कर लिया, अंदर से लॉक कर लिया ताकि उनकी जगह कोई दूसरा पायलट बैठ भी ना सके। तो ये बड़ा एक मुनफरिद सा एहतजाज भी एक तरीके से। लेकिन देखिए हर एक्शन का ना कोई रिएक्शन होता है, और ये एक रिएक्शन है क्योंकि 5 महीने की तनख्वाह अगर आपको नहीं दी जा रही तो फिर तो ऐसा बनता है। अब जितने अलाउंसेस हैं आप वो देखें या दूसरी चीजें देखें, तो यहाँ पे जरूरी ये है कि भाई वक्त पे अदायगी, कहते हैं कि पसीना खुश्क होने से पहले पहले अदा कर दी जाए। और अगर ऐसी अदायगियां नहीं होंगी तो फिर मामला तो बिगड़ेंगे। अब एक और चीज होती है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो इतना बड़ा पायलट है तो भाई उसके, भाई जब वो इतना बड़ा पायलट है तो उसके खर्चे भी वैसे अखराजात भी तो वैसे होंगे। हम यहाँ बताया जा रहा है कि मैक्सिको सिटी एयरपोर्ट पर एक पायलट ने तनख्वाह ना मिलने पर तैयारा उड़ाने से इनकार कर दिया और खुद को कॉकपिट में बंद कर दिया। मकामी मीडिया के मुताबिक मैक्सिको सिटी एयरपोर्ट पर पायलट ने तैयारा उड़ाने से उस वक्त इनकार किया जब मुसाफिर तैयारे में मौजूद थे और जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार था। अच्छा, ये भी एक बड़ी मुनफरिद बात है कि ऐसा नहीं, जब सब लोग बैठ चुके हैं मौके पर उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं करूंगा, या तो मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में डिपॉजिट की जाए या तो फिर मैं जहाज उड़ाऊंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। और उसके अलावा उन्होंने अपना कॉकपिट भी लॉक कर लिया। तो ये 2 से 3 ऐसी बदनज़मियां हो गई हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जी वो फ्लाइट भी थोड़ी सी लेट हो गई थी। पायलट ने बताया कि वो 5 माह से तनख्वाह और सफरी अलाउंस का इंतजार कर रहा है और वो 3 बच्चों का बाप है, लेकिन अब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। अब यहाँ पे एक और स्टोरी समझ आती है कि इस स्टोरी से चीज सामने आती है कि सिर्फ हमारा मुल्क ही नहीं, जहां हम कहते हैं कि जी हमारे पायलट्स या बड़े बड़े लोगों से उनकी तनख्वाहों के मामला आते हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि छोटे जो तबके में लोग काम कर रहे हैं, रोजगार जिनको मुहैया है, उनके साथ भी मामला आता है कि उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, उनकी वाजिबात क्लियर नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से कर्जों का बोझ बढ़ते चले जा रहा है। लेकिन भाई आप लोगों ने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आप पे कोई कर्जा भी है
तो कोशिश ये करें कि आहिस्ता आहिस्ता करके चुका दें। और वो तमाम लोग जो कि कर्जा दे रहे हैं, जो साहिब इस्तात हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से कि शहर कराची में जो लोग रह रहे हैं वैसे रोजगार के बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो एटलीस्ट वो थोड़ी सी मोहलत दे दें, या तो वो अगर वो माफ कर सकते हैं तो माफ कर दें, नहीं कर सकते तो उनको इतनी मोहलत दें कि एटलीस्ट वो कमा के कुछ अगर परसेंटेज दे भी रहे हैं तो कर लें। आपके सामने भी हालात हैं, बात कर रहे थे किराए की अदम अदायगी के हवाले से, तो अगर देखें ये इस तरह के कोई मामला हैं, लोगों को अगर सैलरी टाइम पे नहीं मिलती हैं, तो और भी बहुत सारी चीजें जैसे घर का किराया हो गया, बच्चों की स्कूल की फीस हो गई, आपका दवा पानी का खर्चा हो गया, राशन पानी का खर्चा, तो ये चीजें भी बहुत अहमियत रखती हैं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमें लाजमी तौर पे जो ना वो चाहिए होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके लिए एक और चीज भी हम ये देख रहे हैं कि जी हुकूमती सतह पे तो होता है, लेकिन कुछ एनजीओ भी इसके लिए काम कर रही होती है, लेकिन इसके साथ साथ अवाम को खुद ना अब एक दूसरे का साथ देना होगा। हम ऊपरी सतह पे देखते हैं कि लोग सिर्फ मुंह से जुबानी बोल तो देते हैं, लेकिन अमली तौर पे अब करके दिखाना पड़ेगा ताकि सारे काम हो जाए। अब अमली तौर पे बात आ रही है तो वहां पे एक और बात बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि जहां पे अभी कुछ देर पहले भी मैंने देखा था कि आप बड़ा डाउन सा फील कर रही थी, और गुज़िश्ता रोज भी मैंने देखा कि जी बड़ी खांसियों के मामला सामने आ रहे हैं लोगों की जिंदगी में। और कल रात की आप एक स्टोरी मुझे बता रही थी कि जी आप शादी में तो गई, लेकिन वहां पे भी लोगों को नजला, खांसी, जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा था। अच्छा, तो ये सारे मामला कोशिश भी कर रहे हैं हम लोग के जो ना रश वाली जगहों से बचें और ना जाएं, लेकिन अब क्या करें, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ जाना जरूरी होता है ना बहुत, तो वहाँ पे इतने रश में और हर दूसरा बंदा खांस रहा था जैसे कि अभी मेरा गला खराब हो रहा है। यही है कि देखिए सुपर फ्लू वाला मामला है। अब जो शादी ब्याह में लोग मौजूद है, मैं तो ये बोलूंगा कि शादी ब्याह में अगर लोग जा रहे हैं तो भाई कॉफी, चाय, ये चीजें जरूर रखें ताकि लोगों का गला साफ रहे, या नींबू वाला कहवा रख दें ताकि वो भी लोग जाते जाते पी लें। अच्छा, इस मौसम में मैंने देखा है जब सुपर फ्लू की ये बात मैं कह रहा हूँ, और ये सुपर फ्लू वाला जो मामला है ये बड़ा जी संगीन हो गया है। पूरे पाकिस्तान में लाहौर और कराची में सबसे ज्यादा ये वायरस फैल चुका है, और इसके बचाव की जो तदाबीर हैं या एहतियात है वो क्या है ये बताएं। एहतियात मैंने जैसे उस दिन भी बताया था आपको कि आप लोग रश वाली जगह पे जाने से थोड़ा सा गुरेज कर लें, और अगर बहुत जरूरी है जाना तो आप देखें, हम जैसे कोरोना में 5 अगर अफराद साथ बैठे तो हमने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है, और अपने कोशिश करें कि किसी से जो है ना वो डायरेक्टली इंटरेक्ट ना करें, थोड़ा इस तरह से, और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, यखनी हो गई, सूप हो गया, चाय, कॉफ़ी, ठंडा, इस तरह से अजवाइन का, बहुत सारी चीजें। अभी मौसम ही ऐसा है, और दूसरी बात ये कि अभी हमारे पास सीजन है शादियों का, तो अभी जो है वो जनवरी फरवरी तक शादियां चलती ही रहेंगी, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा एहतियात कर लें ताकि कुछ बचाव हो जाए। अब जनवरी और फरवरी में लोगों की शादियां हो रही हैं, अब जो बड़ी खबर आ रही है वो यही आ रही है कि जी जनवरी में फिर शादी हो रही है, और भी बड़े पैमाने पे हुकूमती एक हमारे समझ लें कि जी पार्टी से मुंसलिक लोग हैं जिनकी शादियों के मामला हैं, और हुकूमत में खास करके उनकी अभी हुकूमत भी है। और मैं अभी बात करूं पंजाब से मरियम नवाज साहिबा की, और वज़ीर आला भी हैं, बड़ा अच्छा सा मैनेज कर रही है। मुझे लग रहा है अब जो शादी है वो भी बड़ी अच्छे से मैनेज होगी, क्योंकि जुनेद सफदर साहब है, उनकी डेट जो है वो फिक्स हो गई है। हम शुरू में जब आए थे तो जब भी डेट की एक बात हो रही थी, और अब भी ये डेट की बात हो रही है, तो जनाब डेट जो है वो 16, 17, 18 जनवरी रख दी गई है। और बस ये जो 3 डेट्स है ना ये मुझे भी याद रहेंगी, जनवरी रख दी गई है, जनवरी 16, 17, 18 लोग शादियां करें। मुख्तार अपना 19 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा ही है। और अब ये देखिए ना, सबसे ज्यादा जरूरी है कि जुनैद सफदर जो है उनकी पर्सनालिटी बड़ी जबरदस्त है, और जाहिर गुज़िश्ता एक शादी हुई और वो नाकाम हुई, अब उनकी वजूहात पे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस तरह जिंदगी के मामलात में होता है। इसको ना बड़ा हम लोग समझते हैं कि इस चीज को अब लोगों ने जो है ना बड़ा एक ड्रामाटाइज किया हुआ है, या इसको जो है एक टैबू समझा हुआ है। अगर कोई तो 2-3 शादियां कर सकता है, और दूसरा ही कि अब ये दूसरी शादी होने के लिए जा रही है, तो हम सबकी नेक तमन्नाएं और दुआएं कि अल्लाह ताला जो है वो नए जोड़े को हमेशा आपस में खुश रहें, और एक दूसरे के साथ हमेशा अल्लाह करे ये शादी कामयाब हो जाए। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये जो शादी होने वाली है, आपको पता है शादी कहाँ होने जा रही है? नहीं, आप ये जो शादी होने जा रही है जाती उम्रा में इस शादी की तकरीबात होंगी, और जो जाती उम्रा उसे सजाया जाएगा, तो सोचें वैसे इतना खूबसूरत लगता है वो, और अगर जब उसको सजा दिया जाएगा तो कितना ही खूबसूरत लगेगा। फिर वो कवाली नाइट्स की बात करें हम, फिर मेहंदी, शादी, और वो जो वलीमा की तकरीबात होती हैं, तो ये तकरीबात का मजा ही कुछ और होता है। तो बस हम इंतजार कर रहे हैं कि जुनैद सफदर हमें कार्ड भेजेंगे तो हम जरूर जाएंगे उनकी शादी में, और हम भी जाके एंजॉय करेंगे। आप भी जाइएगा, हम सब साथ जाएंगे और उनको एंजॉय भी कर आएंगे। अच्छा जी, लास्ट हमारी एक और स्टोरी है, और ये स्टोरी जो है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है।
चूंकि हम बात करें पाकिस्तान की अंडर 19 के हवाले से हम बात करेंगे, अंडर 19 का जो हमने देखा चैंपियन शिप जो है वो पाकिस्तान के नाम हो गई है, क्योंकि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि जी अंडर 19 छोटे छोटे बच्चे, और हमने देखा कि जी जो मिन्हास हैं उन्होंने तो भाई बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। और हम अगर एक और बात करें 248 रन समझ लें कि जो बनाए गए हैं, और 191 रन जो है उस पर हमने पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया। और उसके बाद ये जो मैच है उसे जीत लिया। सिर्फ मैच ही नहीं था, ये पूरे एक चैंपियनशिप थी, और अंडर 19 का ये समझ लें कि फाइनल था जो कि पाकिस्तान ने अपने नाम कर दिया है। तो इसी तरीके से सिर्फ खेल का मैदान नहीं, तमाम मैदानों में पाकिस्तानी जो कौम है वो हराया किसको ये भी तो बताएं ना। जो हमारा हरीफ हमारा वो भी रिवायती है। ये भी तो हमेशा से सब जानते हैं कि जब मैच की बात आ जाए और सामने भारत हो, तो भारत तो शिकस्त और भारत, ये दो नाम अगर साथ साथ हो जाए तो ये दोनों साथ साथ ही नजर आते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं दोनों नाम साथ दोनों साथ साथ अच्छे लगते हैं। हम हर मैदान में हरा रहे हैं, चाहे वो मैदान जंग का मैदान हो, चाहे वो खेलों के मैदान हो, तो हम हराते रहेंगे, आपको मौका देते चले जाएंगे, फिर हम आपको फिर दोबारा से आजमाएंगे और फिर आपका वही वावेला शुरू हो जाएगा, वही आपका रोना धोना, लेकिन हमें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम फिर भी आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे फिर वो खेल का मैदान हो या जंग का मैदान हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये हम देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो हर मैदान में सबसे आगे नजर आता है। आने वाले वक्तों में भी हमारी जो दुआएं हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान हमेशा इसी तरीके से तरक्की करता रहे। आज की स्टोरीज में मेरे ख्याल से आज इतना ही है, और हमारे पास वक्त भी बहुत मुख्तसर है, तो इंशाल्लाह कल हम आपके पास दोबारा आएंगे कुछ नई स्टोरीज के साथ। हमें आपके फीडबैक का भी इंतजार रहेगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मेट्रो राइट से मुझे और फरहा औरंगजेब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।